गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 सितंबर 2025 है और आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं। जो भी कल मुद्दे चर्चा में थे उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ पे देखेंगे। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। कल एक चर्चा थी। कल चर्चा ये थी कि नीति आयोग ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए किसने, नीति आयोग ने। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था, है ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो। स्टैचुरी बॉडी है? नो। तो एक ऑर्डर की तरह इसको बना दिया गया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था जिसे 1948 में आई थिंक बनाया गया था। उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। अब नीति आयोग एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है ना। साथ ही कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करती है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में है। तो इसने क्या किया है, ग्राउंड लेवल पर जो फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव बेसिकली 50 जिलों को टारगेट यहाँ पे किया जाएगा। अब एमसीक्यू के ऑप्शन देखते हैं, फिर हम आगे की डिटेल आपको बताते हैं। द फ्रंटियर 50 एमसीक्यू द फ्रंटियर 50 एमसीक्यूज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू सपोर्ट 50 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई, आईओटी, ड्रोन, ब्लॉकचेन। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना, और इन जैसी टेक्नोलॉजी को जिलों में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो ये बात एकदम है यहाँ पे सही है। साथ ही जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है 4 क्षेत्रों पर बेसिकली काम करेगी। रूरल एरिया में अगर हम देखें तो एक तो एग्रीकल्चर को बेहतर करने की दिशा में काम करेगी, दूसरा हेल्थ या स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में काम करेगी, तीसरा एजुकेशन को बेहतर करने के लिए काम करेगी, चौथा है नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करेगी। ये इनिशिएटिव इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। अब जो नीति फ्रंटियर टेक हब एक टर्म है, इसको स्टैब्लिश किया गया था जो बड़े टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे उनका पूर्वानुमान लगाना, इंक्लूसिव ग्रोथ व सप्लाई चेन को मेंटेन करना, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था। अब विकसित भारत का लक्ष्य भी है 2047 तक, है ना। नीति आयोग का भी टारगेट है @ 2047 को भारत को एक विकसित भारत बनाना जिसमें एआई और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग का रोल ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा, ये जो इनिशिएटिव है यूज करेगा फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी विच शोकेस टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट स्टोरीज फ्रॉम ओनली द हेल्थ केयर सेक्टर। यह पहल जो फ्रंटियर रिपोजिटरी का उपयोग करता है जो केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की तकनीकी के लिए संबंधित है। अब ये तो बात यहाँ पे गलत हो जाएगी ना, मैंने आपको बताया कि सभी क्षेत्र यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। तो जो बात हो रही है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें दोनों ही क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्र कवर करेगा। यहाँ पे मैंने आपको सारे क्षेत्रों के नाम भी गिनवा दिए हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बात कर रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलमाटी डैम। तो अलमाटी डैम को अभी क्या किया जा रहा है? बड़ा बड़ा किया जा रहा है। जो अलमाटी डैम है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। अब ये जो डैम है इसका बेसिकली पर्पज ये है कि अभी जो इसकी हाइट है ना 519 मीटर है, इसको बढ़ा के 524 मीटर किया जा रहा है। तो ये लगभग 1,33,000 के आसपास जो लैंड एक्विजिशन का प्रोग्रेस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर्पज है। अब दूसरा, इस डैम के बारे में बात करें, माटी डैम इसे 2005 में बनाया गया था। इसका पर्पज ये था कि जो हमारा वाटर पेयजल है संबंधी, पानी पीने की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, इसके अलावा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वह भी लगाना। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे पर्पज थे और लगभग 713 मेगावाट का आई थिंक यहाँ पे वाटर मतलब कि जो जल विद्युत जल विद्युत भी इसमें बनाई जाती है। ये तो बात हो गई। अलमाटी डैम बिल्ड ऑन कृष्णा रिवर, नॉर्थ कर्नाटका, इंटीग्रल द अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे सही है गलत है आपको बतानी है। दूसरा, द मेन टर्बाइंस यूज एट अलमाटी डैम आर फ्रांसिस टर्बाइन। तो इसमें मेनली फ्रांसिस टर्बाइन का यूज किया जाता है। ये यहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एक कापालान टरबाइन का इसमें यूज किया जाता है, कापालान टरबाइन है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या क्यों है, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो फिशरीज होती है तो हाल में क्या हो रहा है कि जो फिशरीज के लिए जो सब्सिडी है उस पर WTO का समझौता लागू हो गया है, ठीक है ना। अब WTO के बारे में तो आपको पता होगा कि पहले एक गेट संस्था हुआ करती थी, 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, आई थिंक 48 ही है, हाँ आई थिंक 48 है। बाद में 1995 में उसे WTO में कन्वर्ट कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व में बेहतर व्यापार हो इसका ध्यान यहाँ पे रखता है। अब यहाँ पे बात ये थी कि जो अवैध मछली पकड़ने की जो गतिविधियां चल रही थी, ठीक है ना, उसे ये जो समझौता प्रतिबंध लगाता है कि भाई अब अनलिमिटेड तरीके से अब मछलियां नहीं पकड़ सकते, सस्टेनेबली हमें क्या करना है,
इन चीज़ों का उपयोग करना है, खासतौर पर नेचुरल रिसोर्सेज का। फिशरी सेक्टर में भी उसे यहाँ पे समझौता किया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का यहाँ पे सपोर्ट भी देने की बात की गई है यहाँ पे। तो जो इससे संबंधित देश हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में, कहाँ पे, जेनेवा में, जेनेवा में, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, द WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी प्रोहिबिट सब्सिडी टू इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशरीज। तो इस तरह का जो अनियमित जो मत्स्य को जो पकड़ा जाता है उसको यहाँ पे नियमित करता है। साथ ही यह समझौता 12वें मंत्री स्तरीय बैठक जेनेवा में हुआ है। तो 12th जो समिट हुई है इसमें ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। अब ये बात एकदम यहाँ पे सही है, 2022 में जेनेवा में जो ये समिट हुआ था उसी में इसको अपनाया गया था, उसे भी ग्राउंड लेवल पर स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पेन्ना रिवर ओरिजिनेटेड इन कर्नाटका नंदी हिल्स एंड फ्लोज थ्रू आंध्र प्रदेश टू द बे ऑफ बंगाल। पेन्ना नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के नंदी हिल में होती है और ये आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा, इट मेजर ट्रिब्यूटरी इंक्लूड चित्रावती, पापगनी, चेयारू, कुंदेरू। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं पेन्ना नदी की, ठीक है। अब आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है वहां पे क्या है कि पेन्ना नदी की वजह से अभी फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो रेस्क्यू अभियान यहाँ पे चलाया गया, इस वजह से चर्चा में आ गया। तो दक्षिण भारत की एक नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती पेन्ना नदी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब निकलती कहाँ से, निकलती कहाँ से है तो दक्कन प्लेटू से निकलती है, दक्कन का पठार से निकलती है। और दक्कन का पठार कहाँ पे, कर्नाटक का चिकाबल्लूर में, चिकाबल्लापुर में, चिकाबल्लापुर में दक्कन का पठार है, वहां से निकलती है। वहां पे एक नंदी हिल है, कौन सी हिल है, नंदी हिल, नंदी हिल्स है, वहां से ये निकलती है, ठीक है, पेन्ना नदी। अब ये उत्तर की तरफ बहकर आंध्र प्रदेश राज्य में जाती है, पूर्व की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब इसकी टोटल जो लेंथ है 597 किलोमीटर है और पूर्वी घाट में अगर हम बात करें ये बहती है। यह नदी मौसमी अर्थात जब बारिश होती है तो ज़्यादा इसमें जो का बहाव होता है नेचुरली ज़्यादा तेज हो जाता है और ये कोरोमंडल तट में जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है नेल्लौर जिले के पास, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अधिकांश मौसमी नदी है, इसका मतलब क्या कि एवर कहते हैं ना कि जो हमेशा बहने वाली नदी उस टाइप की नदी नहीं है। जब मौसम ज़्यादा होते हैं तब इसमें पानी बेहतर रहता है, ठीक है। अब ये जो रायलसीमा क्षेत्र है, अगर आपने इसका नाम सुना हो आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे सूखे की समस्या थी, उस सूखे की समस्या को इसने क्या है, निपटाया है, समाप्त किया है। सिंचाई परियोजना के संबंध में भी गंडीकोटा परियोजना भी इसके संबंध में बनाई गई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेन्ना रिवर हमने यहाँ पर देख लिया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे HFMD मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। HFMD क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैंड फूट माउथ डिसीज, कौन सा, हैंड फूट माउथ डिसीज। अभी जो संक्रमण है दिल्ली और जो हरियाणा के आसपास बच्चों में तेजी से फैल रहा है, जिस वजह से स्कूलों में भी सलाह एडवाइजरी जारी की गई है, ठीक है। दूसरा, यह जो बीमारी है सामान्यतः मवेशी सुअरों जैसे पशुओं को भी संक्रमित करती है, तो ये लाइव स्टॉक को भी संक्रमित कर रही है, ये भी आपको स्टेटमेंट में बताना है, सही है नहीं। ये जो वायरस एक संक्रामक बीमारी तो है, इसका रोग बच्चों के हाथ पैर में होने वाले दाने की वजह से इसका रोग ऐसा पड़ा है कि ये क्या हाथ में, मुंह में, है ना, इन सब में इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके जो वो क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, बुखार आना, गला खराब होना, इसके मुंह में छाले पड़ जाना, तो ये इसके लक्षण है। अब इसका कोई बेसिकली इलाज तो नहीं है ना, इसको कोई रोकने के लिए टीका डेवलप किया गया, लेकिन अलग अलग चिकित्सीय उपाय इसके संबंध में अपनाए जा रहे हैं। अब इसके बाद जो बात करें तो मवेशी सुअरों जो पशुओं को भी संक्रमित करते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है। ये ऐसा नहीं, पशुओं को संक्रमित नहीं करते, जूनोटिक डिसीज नहीं है ये सिर्फ क्या है कि मानवों पर और खासतौर पर बच्चों को ये बेसिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़े, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सौंदर्स टर्न इज ए स्मॉल ग्राउंड नेस्टिंग मरीन बर्ड फाउंड अलोंग सोर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अब अगर हम बात करें, सडर्न टर्न एक छोटा समुद्री पक्षी जो उत्तर पश्चिम हिंद महासागर तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, यह प्रजाति IUCN में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अब सडर्न टर्न होता क्या है, अब चेन्नई के पास अगर हम इसे देखा गया है, अब ये जमीन पर घोंसला बनाने वाला एक तरह का समुद्री पक्षी है। तो अगर हम जो मरीन बर्ड है ना, तो ये बात यहाँ पे एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और अभी सडर्न टर्न जो रेड सी है, फारस की खाड़ी है, वहां से लेकर भारत श्रीलंका के बीच में ये देखे जाते हैं, जैसे सेल्स एरिया हो, मालदीव, कोकोस, यहाँ पे ये अपना टाइम बिताते हैं। अब बात हो कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें अगर हम बात करें किस कैटेगरी में आता है, वो चीज़ यहाँ पे
वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि देखिए आईयूसीएन का जो एक स्टेटमेंट डायरेक्टली बनता है किससे, कि आईयूसीएन किस कैटेगरी में आता है, तो आईयूसीएन में इंडेंजर्ड एनिमल बल्कि लीस्ट कंसर्न में आता है। किस कंसर्न में आता है, लीस्ट कंसर्न में आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे BIS इज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो BIS के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि एक तरह का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये राष्ट्रीय मानक निकाय, ये तो बात यहाँ पे सही है। दूसरा, ये इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ना, ये बात यहाँ पे है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, BIS रिप्लेस द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI आफ्टर BIS एक्ट 2016। तो जब ये BIS 2016 आया तो इसने ISI को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब ये आपको यहाँ बताना है कि सही है गलत है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी इसने क्या किया कि जो BIS है उसने जो वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स है उनकी सिफारिश के आधार पर 84 के आसपास जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसको इसने इशू किया है, ठीक है। और इसका पर्पज क्या है कि जो वस्तुएं बनती है ना उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका अंकन करना, उनका क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी इनहेंस करना, ये इसका पर्पज है। अब ISI जो 1947 जिसे बनाया गया था उसके बाद इसको जब रिप्लेस किया गया तो BIS ने इसका स्थान लिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और पूरे देश में अलग अलग इसकी क्षेत्रीय शाखाएं भी है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करें सही आंसर क्या हो, सही आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही आंसर इसके यहाँ पे सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ILO इज ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी डिवोटेड टू लेबर एंड हेडक्वार्टर इन जेनेवा। तो ILO UN की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी, इसका मुख्यालय जेनेवा में। ILO को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका सही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, इसका सही स्टेटमेंट यहाँ पे होगा सी। ILO के बारे में बात की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आई थिंक 1919 के आसपास ही इसको बनाया गया था। 1919 के आसपास आई थिंक इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका पर्पज क्या है कि विश्व में जो भी देश हैं उनमें लेबर का वेलफेयर होता रहे, ये चीज को यहाँ पे याद रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें मेंबर्स की तो 187 इसमें टोटल मेंबर है इसमें। और इस जो UN चार्टर है उसको भी फॉलो करता है। 1960 जो 9 है उसमें नोबेल पुरस्कार भी इसको मिला था। 1919 जो वर्साई की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तब इसको एक बनाया गया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी तो ठीक है, बाकी UNDP का ही मेंबर है एक तरह के आप कह सकते हैं। तो और कुछ ज्यादा इसमें फैक्ट है नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बिरहोर ट्राइब इज द फॉरेस्ट डिपेंडेंट सेमी नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटीज primarily concentrated in the Jharkhand, classified as a particular vulnerable tribal group। तो बिरहोर जनजाति वन निर्भर घुमंतु जनजाति पीबीटीचीज के रूप में इनको क्लासिफाई किया गया है। पीबीटीज के मैंने आपको बताया है, देखो ST लोकुर कमेटी ने बताया कि ST शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे। 1950 का दौर आया 1954 में, बाद में बनाई जाती है ढेबर कमीशन ने बताया कि PTG हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 53 के आसपास इनकी संख्या थी, फिर 2006 में इनकी संख्या लगभग 75 हो जाती है और इसका नाम बदल के PBTG कर दिया जाता है, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या PBTG की उड़ीसा में 13 टाइप की PBTG पाई जाती है उड़ीसा में। और अगर संख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा PBTG पाई जाती है। इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, उससे आप जाके सर्च करके देख सकते हैं कि PBTG और मेरा नाम दिवस द्विवेदी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बिरहोर जो बस्ती है इन्हें तांडा बंड कहा जाता है। बड़े स्थायी गांव होते हैं जो जंगलों से दूर रहते हैं। तो इसमें इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। अब बिरहोर एक तरह की जो आदिवासी जनजाति जो छत्तीसगढ़ में रीजन में पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। और जो बिरहोर समुदाय झारखंड में 8 टाइप के PBTG है और वहाँ पे एक बिरहोर शब्द, बी का मतलब होता है जंगल, होर का मतलब होता है आदमी। तो जंगल में रहने वाले आदमी को बिरहोर कहा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के वंशज हैं, हिंदू धर्म को ये मानते हैं। इनकी भाषा संथाली है, मुंडारी, हो भाषाएं ये सब बोलते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है, इयन क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ इयन्स एंड कैटन्स वाटर एंड फूड सैंपल्स। तो आयन क्रोमेटोग्राफी पानी खाद्य नमूनों में आयन की सांद्रता को मापता है, ये आपको बताना है सही है नहीं। दूसरा, इट सेपरेट आयन्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू एन आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ये आयनों में क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में आयन एक्सचेंज रेजिन से उसकी आकर्षक शक्ति के आधार पर अलग करता है। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, आई थिंक होना चाहिए सी।
इसका सही आंसर ए होगा। आई थिंक यहाँ पे गलत हो गया। बिरहो जो सेटलमेंट है, इसको तांडा बंड और लार्ज परमानेंट विलेज लोकेटेड अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से दूर रहते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है, जंगल में ही रहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे गलती से सी बोल दिया, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम बात करें आयन क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो अभी क्या वैज्ञानिकों ने हाल में जो आयन क्रोमेटोग्राफी का एक तकनीकी विकसित की है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक तरह का एनालिसिस करता है। अगर हम बात करें आयन को अलग करने की मात्रा निर्धारित करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो यूज है, जो पॉल्यूशन है, या अगर हम बात करें पानी का जो एनालिसिस करना है सही है नहीं कैसा है, इसके अलावा जो एक्वाटिक सिस्टम है उसको भी यहाँ पे ध्यान देने में, खाद्य पदार्थों में चीनी नमक इत्यादि की मात्रा निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, 10 क्वेश्चन, इनके सारे आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी टेलीग्राम चैनल भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।